गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं अपने बीए थर्ड ईयर बीए फाइनल की जो हमारी कल हमने एक क्लास ली थी, हमारा नया कोर्स हमने स्टार्ट किया था जेएनयू के आधार पर। मैंने कल सिलेबस करवाया था, ठीक है। तो हम उसके पार्ट 1 पोइट्री का पार्ट 1 जो हमारी पोइट्री है, ठीक है। पेपर 1 के अंदर क्या है? पोइट्री। ये हमारी पेपर 1 के अंदर है। उसी का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही फेमस पोइट। क्या नाम है? विलियम्स वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इनका नाम शेक्सपियर के साथ लिया जाता है, शेक्सपियर के साथ लिया जाता है, समकालीन थे इनके, ठीक है। और उनकी पहली पोएम है द स्टोलन बोट क्या कर रहे हैं हम? आज पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी ही पहली पोएम है द स्टोलन बोट। स्टोलन बोट का मतलब ये होता है कि चोरी की एक नाव, ठीक है। चोरी की एक नाव है। ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है हमारे विलियमसन के अनुसार, वर्ड्सवर्थ के अनुसार, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस भी हुई उस ज़माने के अंदर, और हमने देखा इसको, और आपको भी आई होप कि बहुत मज़ा आएगा आज पढ़ने में। सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट टू रीड। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम करेंगे। और हम लास्ट में आउटलाइन देखेंगे, एग्ज़ाम के मुताबिक हमारे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पोएम के अंदर बनते हैं वो देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो हमारा ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम अपनी ये जो पोएम है द स्टोलन बोट, इसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन किसका? पोइट का, विलियम्स वर्ड्सवर्थ का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट ऑफ ऑल टाइम। मतलब ये एक, जिस तरह से हम शेक्सपियर को कहते हैं, उसी तरह से जो हमारे विलियम्स वर्ड्सवर्थ है, ये भी इंग्लिश के अंदर एक समय, या ये कह सकते हैं कि पूरे समय के लिए एक बहुत ही फेमस क्या है? पोइट है विलियम्स वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म होता है 1717 में। 1717 में क्या होता है? इनका जन्म होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है? कॉकरमाउथ में, कम्बरलैंड में। ये इंग्लैंड की एक प्लेस है जहाँ पे इनका क्या होता है? जन्म होता है। फिर हम देखेंगे कि ही वॉज एजुकेटेड एट हॉक्सहेड अमॉन्ग माउंटेन एंड सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज और हॉक्सफोर्ड करके एक स्कूल थी जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन हुई है। यहाँ पे ये माउंटेन पे पढ़ती थी, स्पेशली ये पहाड़ी एरिया में थी। तो वहाँ पे इनकी क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, जो स्कूलिंग एजुकेशन होती है, वो वहाँ पे हुई। उसके बाद ये क्या गए? कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ पे सेंट जॉन्स कॉलेज में इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू रखी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ही स्पेंड द ईयर 1791 से 92, 1791 से लेके 92 तक ये अपने जो ईयर है वो कहाँ पे बिताते हैं? फ्रांस में बिताते हैं। कहाँ पे बिताते हैं? फ्रांस के अंदर बिताते हैं। एंड एट दैट टाइम ही वॉज एन एडरेंट एडमायर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और उसी समय जब ये वहाँ पे थे, तो वहाँ पे फ्रांस के अंदर एक फ्रांस रिवॉल्यूशन होती है, फ्रांस की क्रांति होती है। और उस फ्रांस की क्रांति के अंदर इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, ठीक है। ही मूव्ड हिज सिस्टर, इनकी एक सिस्टर थी। जब इन्होंने क्रांति के अंदर देखा कि ये क्रांति में क्रांति कर रहे हैं और क्रांति में सपोर्ट कर रहे हैं, और इनको जेल भी जाना पड़ा था, तो एक क्रिमिनल का रूप माना जा रहा था उस समय कि ये कहीं ना कहीं अपने पद से क्या हो रहे हैं? भ्रमित हो रहे हैं। तो इनकी जो बड़ी सिस्टर थी, क्या नाम था? डोरोथी। उनको बोला कि उन्होंने देखा कि मेरा भाई बिगड़ रहा है, तो इन्होंने क्या किया?
इनको लेके गई कहाँ पे, सोमरसेट में। इनके जो गांव था सोमरसेट में लेके गई, और सोमरसेट में जहाँ इनका घर था उनके पास ही जो पड़ोसी थे वो थे एस.टी. कोलरिज। ये इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महानतम लेखकों में से एक माने जाते हैं। इनके पड़ोसी थे, कौन थे, कोलरिज थे, इनके पड़ोसी थे। फिर वहाँ से ही इनके जीवन में एक इतना बड़ा प्रभाव आया कि ये एक इतने महानतम लेखक माने गए। ठीक है, दिस मेक हिम ए ट्रेमेडियस इन्फ्लुएंस ऑन हिम। और ये जो कोलरिज का जो प्रभाव था ये इनके जीवन में इतना गहरा पड़ा कि यहाँ से इनका जीवन पूरी तरह से क्या हो गया था, एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। फिर हम देखेंगे कि कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ जॉइंट वॉल्यूम, इनका एक साथ में जॉइंट वॉल्यूम बना था, एक साथ में काम किया दोनों ने मिक्स रूप से। और वो पोएम कौन सी थी, लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स नाम की एक पोएम थी जो इन दोनों ने मिलके किया था ये काम। और ये जो पोएम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ही फेमस पोएम मानी जाती है। और इसकी पब्लिकेशन कब की थी, 1798 में इसको क्या करवाया था, पब्लिश करवाया था। और ये माना जाता है कि इस पोएम के पब्लिश होने के बाद जो रोमांटिक एज था, जो रोमांटिक ईरा था, उसके अंदर एक बहुत ही हलचल आ गई थी, एक मूवमेंट हो गया था। और हमारी इंग्लिश पोइट्री के अंदर एक बहुत ही खतरनाक हलचल आ गई थी कि जो ये पोएम थी, जो लिरिकल बैलेड्स, ये इतनी फेमस हो गई थी कि रोमांटिज्म इरा की जो कहते हैं ना कि जो महत्वपूर्ण जो तत्व थे, जो एलिमेंट्स थे, वो सारे हमें इस लिरिकल बैलेड्स में मिलते थे और लोगों को खूब पसंद भी ये पोएम आई थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ इज ए पोइट ऑफ ए नेचर। जो वर्ड्सवर्थ थे ये अपनी पोएम के अंदर हमेशा नेचर के बारे में लिखते थे। अब इनको नेचर पसंद था, इनको ह्यूमैनिटी पसंद थी, मानवीकरण, मानवता, इसके ऊपर ये अपने काम लिखते थे। एंड सेवरल पोएम डील नॉट विथ ओनली ब्यूटी ऑफ द नेचर बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर ऑन मैन। सारी पोएम ये नहीं है कि सिर्फ ब्यूटी और नेचर पे लिखी गई है, इन्होंने कुछ बातें ऐसी भी लिखी अपनी पोएम के अंदर जो कि क्या है, एक मानव को इन्फ्लुएंस करती थी कि किस तरह से उनका जो नेचर होता है मानव का, वो भी इस पोएम के थ्रू इन्होंने हमें बताया। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि नेचर गिव हिम ए अनफेलिंग सोर्सेस ऑफ जॉय एंड प्योरेस्ट थॉट। ये कहते थे कि मुझे जो ये प्रकृति है ये मुझे क्या देती है, अनफेलिंग सोर्सेस ऑफ जॉय, मुझे एक ऐसी जॉय देती है या मुझे एक ऐसी खुशी देती है, या मेरा जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार है उसको इतना पवित्र कर देती हैं कि मैं जब भी नेचर के अंदर होता हूँ तो मैं पूरी तरह से क्या हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, और अब देखेंगे कि हम इम्पोर्टेंट वर्क, हम अपने जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके क्या है को जो महत्वपूर्ण काम है, जो महत्वपूर्ण काम जिसके नाम से ये जाने भी जाते हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहला तो क्या था, जो जॉइंट था कोलरिज और इनका क्या था, लिरिकल बैलेड्स था। उसके बाद जो प्रील्यूड करके इनका एक और काम था। और फिर देखेंगे ओड ऑन द इमिटेशंस, ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ द इमोचिलिटी एक्सेट्रा। ये इनका क्या था, एक ओड लिखा था इन्होंने इमोचिलिटी पर। तो ये तीन जो काम थे ये इनके फेमस काम थे। ठीक है, और हम आखिर में देखेंगे कि इनका निधन हो जाता है, ही डाइड इन 1815, और 1815 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो एक लेखक थे, कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक उस जमाने के बहुत ही महानतम, अगर शेक्सपियर के बाद कोई महानतम लेखक बनाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ का पहले नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था पोइट का। अब हम देखेंगे कि हमारी इस पोएम के अंदर क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें या क्या थीम है जो हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पढ़ेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रील्यूड फॉर आवर स्टडी इज फ्रॉम बुक 1 ऑफ द प्रील्यूड। ये जो पोएम है इसका जो नाम है द स्टोलन बोट, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है, जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, द प्रील्यूड। क्या है, द प्रील्यूड। एक द प्रील्यूड करके एक बुक है एस.टी. कोलरिज की। ठीक है, इसकी अपने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड बुक है, उसी के अंदर से उनकी जो बुक नंबर 1 है उसी का एक छोटा सा पार्ट जो हमें स्टोलन बोट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी पोएम है, ये इस
द प्रील्यूड बुक का ही क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। फिर हम देखेंगे द प्रील्यूड वॉज बिगिन इन ईयर 1799। 1799 में इसको लिखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। व्हेन वर्ड्सवर्थ वॉज ऑन द टूर ऑफ ए जर्मनी, जब ये जर्मनी के टूर पे थे तभी इसको लिखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और लिखना शुरू कब करते हैं, 1799 में। 1799 में ये क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। और ये पूरा काम फिनिश कब करते हैं, इन्हें ओरिजिनल फॉर्म, इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है, ये जो बुक है द प्रील्यूड करके, इसका पूरा ओरिजिनल फॉर्म में जब ये बुक हमारे सामने आती है वो समय होता है 1805 का। और वो किस जगह था, ग्रासमेर, ये इटली के अंदर ये पैलेस है जहाँ पे इनका ये बुक पूरी तरह से 6 वर्षों में लिख के तैयार होती है। और इसी का एक पार्ट है बुक नंबर 1, जिसके अंदर से हमें ये एक छोटा सा क्या है, एक दृश्य देखने को मिलता है स्टोलन बोट के रूप में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि द पोएम वॉज पब्लिश्ड पोस्टहुमसली इन 1850, ठीक है। जो पोस्टहुमसली है इसके अंदर हमें 1850 में ये मिस्टर वर्ड्सवर्थ, जो मिसिस वर्ड्सवर्थ इनकी जो पत्नी थी, इनके द्वारा हमें क्या है, ये पोएम देखने को मिलती है, पब्लिश करवाती है। और हु गेव इट्स प्रेजेंट टाइटल, और जो आज वर्तमान टाइटल जो हम देखते हैं द स्टोलन बोट, ये हमें स्पेशली किसके द्वारा देखने को मिलता है, मिसिस वर्ड्सवर्थ, इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने ये टाइटल दिया स्टोलन बोट नाम का। और जो फॉर्म या जो पोएम हम आज देख रहे हैं ये किसके द्वारा पब्लिश करवाई, मिसिस वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ए यंग सेल्फ ऑफ पोइट, ए यंग सेल्फ ऑफ द पोइट वंस प्योरलिन ए बोट एंड टेक्स इट फॉर राइड। एक समय की बात है जब ये खुद क्या कर रहे थे, एक किनारे खड़े थे, एक कहते हैं कि एक झील के किनारे खड़े थे। और वहाँ पे ये क्या करते हैं कि इनको एक बोट दिखती है और वो खुद ही उस बोट को क्या करते हैं, निकाल के वो उस बोट को लेके उस झील के अंदर चले जाते हैं। हाउ एवर द थिंग चेंज विद द सडन अपीयरेंस, और कुछ दूरी पर जाने के बाद उनका मन एकदम से कहते हैं ना चेंज हो जाता है कि मैंने बिना पूछे उस बोट को लेके आ गया, मैं क्या पता मेरे को उसका जो भी मालिक आएगा और वो सोचेगा कि मेरी बोट किसी ने चुरा ली और मैंने एक क्या किया है, चोरी का काम किया है, ठीक है। तो इस तरह का विचार इनके मन में आता है और वो एक इनका क्या है, एक चेंजिंग वो होता है, एक चेंजिंग अपीयरेंस होता है। एकदम से सडन इनका माइंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑफ ए माउंटेन एंड द मैरी राइड सून टर्न्स शोर, और ये जो माउंटेन, फिर इनको जब आगे जाते हैं तो इनको एक पहाड़ दिखता है और वो पहाड़ की जो गहराई होती है वो उसकी जो बाहर का जो आवरण है या बाहर की जो ऊंचाई है उससे 10 गुना क्या होती है, जड़ें उसके नीचे होती है। तो इन सारी एक घटनाओं को देख के इनका माइंड क्या हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। ये वापस झील के किनारे आ जाते हैं और इसी तरह से हमें इस पोएम के अंदर ये थीम देखने को मिलेगी। द पोएम इज रिटन इन ए फ्री वर्ड्स, ये पोएम पूरी तरह से फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। इसमें कोई मीटर नहीं है, कोई सोनेट नहीं है, ये पूरी तरह से क्या है, एक फ्री वर्ड्स में लिखी हुई हमारे सामने ये पोएम है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है पोएम का। अब हम क्या देखेंगे, आउटलाइन देखेंगे पोएम की, क्या देखेंगे, आउटलाइन देखेंगे। इस पोएम के अंदर मुख्य बातें क्या है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, ठीक है। हम देखेंगे कि एक समय जब समर सीजन चल रहा था तब हमारे जो पोइट है, जो हमारे लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये कहाँ घूमने जाते हैं, एक झील के किनारे घूमने जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, एक झील के किनारे जाते हैं, ठीक है। वन समर इवनिंग नेचर लेड द पोइट्स टू ए विलो ट्री, एक विलो ट्री के नीचे एक किनारे जाते हैं। वेयर ए बोट वॉज टाइड, जो कि बोट थी वहाँ पे एक खूंटी पे बंधी हुई थी। द बोट वॉज एलोरिंग एंड द पोइट डिसाइडेड टू टेक इट फॉर ए राइड, और पोइट ने विचार किया कि क्यों ना मैं क्या करूं, एक राइड के लिए निकल जाऊं। द एक्सपीरियंस वॉज थ्रिलिंग बट द पोइट कुड नॉट स्पन द फैक्ट दैट what he was doing was wrong and he called it a trouble pleasure। और जब वो बोट लेके चला जाता है
फिर उसको विचार आता है कि मैंने ये बोट बिना पूछे, इसके बिना इसके मालिक को पूछे ही मैंने क्या कर दी, मैं लेके आ गया हूँ। और ये वास्तविकता में ये बात क्या होती है, गलत होती है। क्योंकि हम अगर किसी की वस्तु को बिना पूछे छूते हैं तो वास्तव में ये बात एक चोरी के जैसे ही होती है कि हमने उसको बिना परमिशन लिए ही क्या किए, उनकी पर्सनल चीज़ों को टच किया। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे इनका भी विचार यही होता है कि ये जब समर सीजन के अंदर जब राइड के लिए वहाँ से निकलते हैं बोट को लेके, फिर धीरे जब बीच में जाते तो इनके मन में एकदम से विचार आता है कि मैंने ये काम गलत किया। इसका जो मालिक है वो आएगा और अपनी बोट को नहीं देखेगा तो वो बहुत क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्या पता उसके आजीविका का ये एकमात्र साधन भी हो सकता है कि भाई इससे ही उसका क्या चलता हो, गुजारा चलता हो। इससे वो फिशरी जो फिशिंग का काम करता है या जो मछली पकड़ने का काम करता है, पता नहीं इससे ही करता होगा। वो कैसे अपने बच्चों को पालेगा, उसके मन में 100 सवाल होंगे। और मैंने ये जो काम किया, मैं अपनी खुशी के लिए जो राइड लेने के लिए इस बोट को लेके आया, ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रबल हो गए, एकदम से परेशान हो गए। फिर हम देखते हैं कि अज द पोइट प्रोपल फॉरवर्ड, अब पोइट क्या कर रहा है, धीरे 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 उस बोट में आगे बढ़ रहा है। द स्टार एंड द मून कास्टेड देयर गिस्टलिंग ग्लो ऑन द वाटर। अब क्या हो रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अंधेरा हो गया है। अब जो मून और जो स्टार्स हैं आसमान के अंदर, वो क्या हो रहे हैं, जो ग्लिस्टरिंग ग्लो ऑन द वाटर, जो चमक रहे हैं वो पानी की सतह के ऊपर क्या है, उनका वो फेस पड़ रहा है, या पानी के सतह पर भी चमक रहे हैं जो तारे और जो चंद्रमा है वो। ठीक है, एंड दे ऑल मेल्टेड इनटू ए सिंगल ट्रैक ऑफ स्पार्कलिंग लाइट, और वो सारे एक सिंगल ट्रैक की तरह स्पार्कलिंग हो रहे हैं उस ट्रैक के ऊपर। रोइंग फॉरवर्ड ही फिक्स हिज व्यू ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रॉकी रेंज। अब उसको क्या है, जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र उस झील के किनारे पर पड़े एक पहाड़ के ऊपर पड़ती है। जो पहाड़ क्या है, इतना ऊंचाई के ऊपर है कि उसकी जो ऊंची छोटी है वो सीधी इस जो सितारे होते हैं आसमान में वहाँ तक फैली है। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो रॉकी रेंज का, रॉकी करके माउंटेन है, ठीक है, उसका, टू मूव इन एन अनस्वेरिंग एंड स्ट्रेट ट्रैक। और वो उसकी जो स्ट्रेट इतनी ऊंचाई है कि वो नीचे तो है जड़ों तक और ऊपर आसमान में सितारों को छूता है। इतनी हाईएस्ट इसकी क्या है, ऊंचाई है। और ऐसा माना जाता है कि एक जैसे उनकी जो कहते हैं ना कि एक वे के अंदर एक जो कहते हैं एक कह सकते हैं कि अपन एक पॉइंट के रूप में खड़ा है, या एक उस झील की पूरी तरह से जैसे कोई निगरानी करके जो व्यक्ति खड़ा होता है, उस तरह से ये जो रॉकी माउंटेन है ये क्या कर रहा है, वहाँ पे निगरानी कर रहा है। द एनवायरमेंट क्रिएटेड ब्यूटीफुल सीनरी। अब इस पोएम के अंदर जो एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है, बहुत ही अच्छी सीनरी है। शाम का समय है, रात का समय हो गया है, झील के किनारे झील में वो नाव चला रहा है, तारे चमक रहे हैं, सन जो अपनी मून है उसकी चमकाहट है, चांदनी रोशनी है। तो एक कहते हैं ना कि एक अच्छा सा माहौल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड द पोइट कुड नॉट हेल्प बट थिंक ऑफ द बोट एज ए फेरी। और वो पोइट कुछ नहीं सोच रहा है, बट वो क्या कर रहा है, उस बोट के बारे में बार बार उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। एज द बोट हेव्स थ्रू द वाटर। अब बोट क्या कर रही है, धीरे धीरे उस पानी के अंदर चल रही है। द पोइट कंपेयर इट टू द स्वान ग्लीडिंग ग्रेसफुली। और वो क्या कर रहा है, उस जो नाव चलाने के जो वो होते हैं जो इनके बोट के साथ, उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे से अपना जो ये पोइट है उसको चला रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं द पोइट बॉयंट राइड वॉज सेलिंग स्मूथली अंटिल ए ब्लैक एंड हग माउंटेन appeared and obstructed his view of the star। अब वो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो जो माउंटेन है वो एक पूरी तरह से ब्लैक और हग माउंटेन, एक काला और एक कहते हैं ना कि एक पूरा सा हग, इतना बड़ा माउंटेन इसके सामने आता है, एक ऑब्स्ट्रक्ट की तरह, एक रुकावट की तरह। और उसको देख के जब वो देखता है तो उसका जो व्यू है कि उसकी जो ऊंची छोटाई जो छोटी है वो सितारों तक पहुंच रही है। ठीक है, As the poet rode forward। अब पोइट क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। द माउंटेन सीम टू चेज हिम। अब माउंटेन ऐसे लग रहा है कि उसको क्या कर रहा है, पीछे चेज कर रहा है। वो डर गया उससे, और जैसे ही वो वापस अपना टर्न लेता है किनारे की तरफ, तो ऐसे लग रहा है कि जो माउंटेन है वो इसके पीछे क्या कर रहा है, इसको चेज कर रहा है। इट फ्राइटन हिम
एंड अवेक हिम कॉन्शियस। अब इससे क्या हो रहा है, वो डर गया पूरी तरह से एंड नो लॉन्गर एबल टू एंजॉय द राइड। अब वो आगे ज़्यादा एंजॉय नहीं करना चाहता एंड डिसगार्डेड दिस फीलिंग्स ऑफ गिल्टी एंड फियर। और वो पूरी तरह से क्या है, गिल्ट फील कर रहा है और पूरी तरह से डर गया है और वो जल्द से जल्द क्या कर रहा है, किनारे पर आने की कोशिश कर रहा है। द पोएट विथ ट्रेम्बलिंग और स्टर्न एंड वांडेड बैक टू द विलो ट्री कवट। विलो ट्री कवट, जो विलो ट्री जहाँ से ये नाव ली थी वहीं पर ये वापस जल्द से जल्द आना चाहता है और वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे ये वापस से क्या करता है, उस ट्री पे इस जो नाव को है वहाँ पे बांध देता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि ही लेफ्ट द बोट बैक इन इट्स प्लेस, वहीं पर ये बोट वापस रख देता है एंड सेट ऑफ टूवर्ड हिज हाउस इन ए ग्रेव। और ये जल्द से जल्द क्या करता है, वापस अपने घर पे चला जाता है। ठीक है, एंड सीरियस मूड, और बड़ा ही इसका जो मूड था वो सीरियस हो चुका था। एंड द साइट दैट ही हैड विटनेस हॉन्टेड हिज नाइटमेयर्स एंड रिप्लेस वेयर द प्लीजेंट इमेज ऑफ द ट्रीज। और उसके बार बार उसके सोने के बाद इसके आंखों के सामने जो उसके जो व्यू थे उस झील के अंदर, जो पहाड़ के जो अंधेरे में जो वो इतना बड़ा जो रॉकी माउंटेन खड़ा था और उसकी एक जैसे लगता है ना कि एक डरावना सा सीन हो गया था उसके दिमाग के अंदर, और उसको बार बार इसको वो सारे सीन क्या कर रहे थे, याद आ रहे थे और वो काफ़ी उसके ऊपर ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ा इन बातों से। फिर ये कहते हैं कि एंड कलर्ड ग्रीन फील्ड विद द हग एंड माइटली फॉर्म ऑफ द माउंटेन। और वो पूरी जो ग्रीन फील्ड था, जो हरे भरे जो जंगल थे और जो माउंटेन था, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। दिस माउंटेन वॉज हिज कॉन्शियस एंड ही वॉज प्लग्ड बाय द गिल्ट एंड दैट वेरी इमोशंस ओवर पावर्ड ऑल हिज थॉट्स एंड सॉलिट्यूड। और इस सारी बातों से उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ा कि किस तरह से उसने उस बोट को लेके गया। पहली बात तो वही गलत थी कि मैंने बिना पूछे क्या किया, उस मालिक को पूछे मैं ये बोट लेके चला गया, ये सबसे गलत बात थी। और नेचर ने मेरे साथ क्या किया, वापिस उसकी सज़ा मुझे दे दी और मैं पूरी तरह से क्या हो गया, उन सारी घटनाओं से ये पूरी तरह से डर गया था। अपने माइंड पे, इसके थॉट्स पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। और इसने कहा कि आगे से जब मैं कभी हम गलत करते हैं तो हमारे साथ जो हमारा नेचर है वो हमेशा हमें क्या देखता है, देखता रहता है। ठीक है, और हम अगर गलत भी करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो ये नेचर है, जो ये प्रकृति है, प्रकृति की हर वस्तु क्या कर रही है, हमें देख रही है। और अगर हम गलत करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ क्या कर देगी, गलत कर देगी। इस तरह से जो द स्टोलन बोट की एक स्टोरी, या आप कह सकते हो कि जो ये पोएम है, ये यहाँ पे समाप्त होती है। फिर हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनता है कि वॉज वर्ड्सवर्थ सेंस ऑफ गिल्ट जस्टिफाइड आफ्टर द स्टीलिंग द बोट। क्या वर्ड्सवर्थ का जो एक जो गिल्ट था अपने इस बोट को चुराने का, जो उसके मन में जो गिल्ट था, क्या वो आपके अंदाजे से सही था? और वॉज इट डिसप्रोपोर्शन इट, ठीक है, या क्या आपके मन में आपको क्या लगता है कि ये सही था या गलत था? इसको आपको क्या करना है, आपके वर्ड्स में आपको बताना है कि क्या वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो सोचा गया कि उन्होंने चोरी की, उनको गिल्ट लग रहा था बार बार, क्या ये बात सही है या गलत है? इसको आपके अपने वर्ड्स में आपको क्या करने, बताने। ये थी आपकी एक पोएम वर्ड्सवर्थ की, द स्टोलन बोट। कल हम एक और पोएम पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ की जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है, जो बहुत फेमस पोएम है। तो इस तरह से हम एक एक करके आपके सामने में आपकी सारी पोएम का वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।